नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही को अपने चैनल व्यावदय क्लासेस पे। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये जो चैप्टर है, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, और आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। तो इटली और जर्मनी दो देश हैं, और इनके बारे में पूछा गया है कि वर्तमान यानी कि अभी वाले समय में ये किस महादेश में आते हैं। तो इटली और जर्मनी जो दो देश हैं, ये यूरोप महादेश में अभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। तो जो फ्रांस देश है वहाँ पे क्या हुआ, तो वियना कांग्रेस जब किया गया 1815 में, ठीक है। ये वियना कांग्रेस कब हुआ, तो ये वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में। तो इसके द्वारा फ्रांस में बोर्बो राजवंश की पूर्ण स्थापना की गई, यानी कि इसको फिर से लाया गया। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इन चारों में से अगर हम लोग देखें तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो दोस्तों अपना 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पे नियुक्त किया। तो जो काउंट काबूर थे उसको विक्टर इमैनुएल, ये इटली के राजा थे विक्टर इमैनुएल, इन्होंने क्या किया कि काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना 5 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो जो गैरीवाल्डी थे, इन्होंने इटली के एकीकरण का जो लास्ट चरण था वो अपने तलवार के दम पे पूरा किया था। और ये जो थे ये पेशे से एक नाविक थे, यानी कि नाव चलाते थे। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के अंदर किया था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जॉल्वेरिन कैसी संस्था थी। तो जो जॉल्वेरिन संस्था थी ये एक प्रकार की व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि इसमें व्यापारी लोग रहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो ये जो रक्त और लौह की नीति है, इस नीति के बदौलत क्या हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, और इस नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना 9 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो जो फ्रैंकफर्ट की संधि है ये 1871 में हुई थी, और 1870 में सेडोवा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 में। और इस संधि के 1 साल बाद क्या हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। 1800 में क्या हुआ था, सेडान का युद्ध हुआ था। देन जो अपना 10 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो जो यूरोप वासी है, यानी कि यूरोप में रहने वाले लोग, उन लोगों के लिए जो यूनान देश का ज्ञान विज्ञान और है वो क्या रहा है, प्रेरणा का स्रोत रहा है, यानी कि प्रेरित करने वाला रहा है। तो यूनान देश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेपल्स की क्रांति कहाँ हुई थी। तो जो नेपल्स की क्रांति थी ये इंग्लैंड के अंदर हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी। तो एड्रियानोपोल की जो संधि है ये 1829 ईस्वी में हुई थी। और एड्रियानोपोल की संधि किसके बीच हुई थी, तो एड्रियानोपोल की संधि रूस और तुर्की के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी, रूस और तुर्की के बीच में 1829 में। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पोलैंड का विद्रोह किसने कुचल दिया। तो जो पोलैंड था उस पर रूस का कब्जा था। किसका कब्जा था, तो उस पर रूस का कब्जा था। और जब पोलैंड के अंदर विद्रोह हुआ तो जिसका वहाँ पे कब्जा था वही विद्रोह को कुचलेगा। तो जब पोलैंड में विद्रोह हुआ तो रूस ने ही क्या किया, को विद्रोह को कुचल दिया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना 14 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ।
तो जो जर्मनी था उसका एकीकरण सेडान युद्ध के बाद पूरा हुआ। और सेडान युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था 1870 में। और इसके एक साल बाद क्या हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई यानी कि 1871 में। और इस संधि के बाद क्या हुआ, एक ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया यानी कि जर्मनी एक हो गया। देन जो अपना 15 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन हैं। तो जो यंग यूरोप नाम की संस्था थी, इसके संस्थापक यानी कि इसको बनाने वाले मेजनी थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो यंग इटली है तो उसकी भी स्थापना मेजनी ने ही किया और यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी ने किया। तो यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना मेजनी ने ही किया था। देन जो अपना 16 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो एक ऐसा समय था जब तुर्की इतना कमज़ोर देश हो गया था कि उसे यूरोप का मरीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यूरोप का मरीज कहा जाता था किसे, तुर्की को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप का पालना किसे कहा जाता है। तो अगर यूरोप का पालना पूछे तो आपका आंसर होगा यूनान देश को यूरोप का पालना कहा जाता है। और अगर मरीज पूछे तो तुर्की होगा। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो जो वियना कांग्रेस था ये 1815 में हुआ था। और इसी वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में क्या हुआ था, तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना की गई थी। देन जो अपना 19 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है। तो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसका प्रमुख वास्तुकार कौन है, तो बिस्मार्क है। और बिस्मार्क ने क्या किया था, तो लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किया था। देन जो अपना 20 नंबर क्वेश्चन है वो यह है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो अगर हम लोग इन चारों में देखें तो इन चारों में से जो बिस्मार्क है उनका इटली के एकीकरण में से कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध है जर्मनी के एकीकरण से। उसके बाद जो मेजनी है, गैरीवाल्डी और काबूल है, इन तीनों का संबंध है इटली के एकीकरण से। और जो बिस्मार्क है इनका संबंध है जर्मनी से। तो मेजनी, गैरीवाल्डी और काबूल का संबंध है इटली से और जो बिस्मार्क है इनका संबंध है जर्मनी से। देन जो अपना 21 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 में जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो उस क्रांति के बाद क्या किया गया, तो जो फ्रांस था वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र प्रकार की शासन स्थापित की गई। यानी कि राजतंत्र तो रहेगा, यानी कि राजा ही करेगा, लेकिन वो जो राजा होगा वो संविधान के अनुसार राज करेगा, संवैधानिक राजतंत्र रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसके लिए उत्तरदायी है बिस्मार्क और इन्होंने ही रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इटली के एकीकरण के लिए काउंट काबूल, गैरीवाल्डी और मेजनी, ये तीनों उत्तरदायी है और जर्मनी के लिए अकेले बिस्मार्क। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अभी हमने शुरुआत में ही देखा था कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, नहीं सॉरी, क्वेश्चन ये था कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो हमने जवाब दिया था कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो अगर क्वेश्चन को घुमा करके पूछे तो आप लोग को फंसना नहीं है, आंसर वही होगा कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1829 में, इसे भी हमने अभी अभी किया था। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुआ था यानी कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो उस समय वहाँ का राजा था लुई 16वां और ये एक नंबर का अयोग्य राजा था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देन जो अपना 25 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी। तो अभी अभी हमने कार्बोनारी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था कि कार्बोनारी कैसी संस्था थी। तो हमारा आंसर था कि कार्बोनारी व्यापारियों की संस्था थी। अब यहाँ पे ये पूछा है कि ये जो व्यापारियों की संस्था थी इसकी स्थापना कब हुई थी। तो कार्बोनारी की स्थापना 1810 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना 26 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि मेटरनिख कौन था। तो जो मेटरनिख था, पहले बात तो ये घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, यानी कि बहुत ही खराब व्यक्ति था। और ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। और चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री था। तो ये कौन था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जो अपना 27 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था ये 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था और इसने 1804 ईस्वी में ही अपना एक नया संविधान लागू किया था जिसे हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ। तो जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था यानी कि 1804 ईस्वी में, उसी समय नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता भी लागू किया था 1804 ईस्वी में ही। तो दोनों एक ही साल हुआ था, आप लोग दोनों याद रखिएगा। उसके बाद जो अपना 28 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि नेपोलियन संहिता में कितने कोड थे। तो जो नेपोलियन संहिता था जो 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा बना था तब उसने लागू किया था, उसमें 5 कोड थे। ठीक है, कितने कोड थे? 5 कोड थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना 29 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था। तो जो चार्ल्स दशम था, पहले बात तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये फ्रांस का एक राजा था और ये घोर प्रतिक्रियावादी राजा था और इसने अपना प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर पॉलिनेग नाम के एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। और ये जो पॉलिनेग नाम का व्यक्ति था, ये जो चार्ल्स दशम राजा था, इससे भी प्रतिक्रियावादी, इससे भी खराब व्यक्ति था। तो जितना खराब राजा उससे भी खराब प्रधानमंत्री इसने नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना 30 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। और मैंने इस क्वेश्चन को शुरू में बताया था कि यूरोपीय सभ्यता का पालना जो यूनान देश है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो यूरोप का मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज और यूरोप का पालना ये दोनों आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। और मैं आप लोग को बता दूँ कि हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग ये वाला PDF लेना चाहते हो जिससे भी अभी आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये PDF आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिल सकता है। बस इसके लिए आप लोग को करना क्या होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे ये PDF बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सब कुछ आप लोग कर देना।